नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल MK लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 1 के तीसरे पार्ट का ये हमारा वीडियो है। हमने ऑर्डर 1 पे सेक्शन 1 से लेकर 7 तक एक वीडियो बनाया। ऑर्डर 8 पे एक हमने वीडियो बनाया, रिप्रेजेंटेटिव सूट पे मेरा प्रीवियस वीडियो है। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये ऑर्डर 1 का लास्ट वीडियो है। यहाँ पे हम आज रूल 9 से लेकर रूल नंबर 13 तक को स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरा ऑर्डर 1 जो है वो समझ में आ सके। ये ऑर्डर 1 में टोटल 13 नियम दिए गए हैं। हमने इसको डिवाइड इसलिए किया था सो दैट कि हम इजीली इसको समझ सकें। तो आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज में पार्टीज टू सूट हमारा ऑर्डर 1 था और रूल 9 से लेकर रूल 13 तक आज हम स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल MK लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि जो भी हमारे मित्रगण जुडिशियल सर्विसेज के लिए या अन्य न्यायिक सेवाओं के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आगे चलते हैं विदाउट डिले। देखिए आज हम देखेंगे रूल नंबर 9, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। जो मिस ज्वाइंडर होता है वो आपका कु संयोजन होता है, ठीक है, और जो नॉन ज्वाइंडर है वो असंयोजन होता है। रूल 10 क्या होता है? सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर किसी गलत व्यक्ति के, गलत वादी के नाम पर अगर आपका सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, कोई मुकदमा आ जाता है गलत वादी के नाम पर। रूल 10 में क्या है? एक पावर है कोर्ट की कि किसी भी प्लीडर को वो उसको बोल सकता है कि आप अपना एड्रेस करें आपके राइट्स को। रूल 11 है कंडक्ट ऑफ द सूट। रूल 12 है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट फॉर द अदर्स। बहुत सारे व्यक्तियों के बिहाफ पे किसी एक का आ जाना। और रूल 13 है आपका ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। मतलब आपको अगर लगता है किसी भी दूसरी पार्टी को कि दूसरे जो वादी या प्रतिवादी में जो है वो ज्वाइंडर है, नॉन ज्वाइंडर है, कु संयोजन है या असंयोजन है, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन कर सकता है कोर्ट के सामने। लेकिन ये भी जैसे हमने जुरिडिक्शन में देखा था कि जब भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन करना होता है तो ये आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जैसे आपका मुकदमा शुरू होता है और जैसे आपको पता लगता है जल्द से जल्द केस की पहले स्टेज में ये करना है, अदरवाइज फिर आपका ये राइट जो है वेव ऑफ हो जाएगा। इनको थोड़ा सा समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं दो टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक होता है नेसेसरी पार्टी और एक होता है प्रॉपर पार्टी। देखिए नेसेसरी पार्टी क्या है? नेसेसरी बाय नेम इटसेल्फ, जिसकी बहुत ही आवश्यक पार्टी होगी आपकी, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत, जिसके बिना हम केस को आगे नहीं चला सकते, एक डिक्री पास नहीं कर सकते। नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड विदाउट नेसेसरी पार्टी। और प्रॉपर पार्टी क्या होगी? वो उचित पार्टी जिसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, जिसके द्वारा हम एक अच्छा डिसीजन देने में जिससे हमें मदद मिलती है। डिक्री कैन बी पास, डिक्री कैन बी पास। इसमें छोटे से अगर एग्जाम्पल्स हैं हम समझे, मान लीजिए आपका कोई हॉस्पिटल है, अगर उसमें एक डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या है वहाँ पे? वो नेसेसरी पार्टी है। डॉक्टर रहेगा तभी तो हॉस्पिटल होगा ना। डॉक्टर हॉस्पिटल में आप किसी को देखने किसके लिए जाते हैं? डॉक्टर के लिए जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अच्छे से बाकी स्टाफ भी है, अटेंडेंट्स हैं, बाकी नर्स काफ़ी हैं अच्छे, तो वो सब क्या है? वो प्रॉपर पार्टी है। उससे क्या है कि जो आपको ट्रीटमेंट मिला वो और भी ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नेसेसरी पार्टी, डॉक्टर के बिना तो हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता, ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए। वो नर्स का भी काम कर सकता है, अटेंडेंट का भी काम कर सकता है, वो आपको संभाल सकता है, ठीक है, इलाज आपका हो सकता है। लेकिन जब प्रॉपर पार्टी की हम बात करेंगे तो बाकी जो आपकी स्टाफ नर्स होगी, जो आपके बाकी लोग हो गए, आपका सपोर्टिंग स्टाफ जितना भी हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके लिए प्रॉपर पार्टी होगी। इनकी मदद से आप जो काम नेसेसरी पार्टी के लिए कर रहे थे वो और भी अच्छे से कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम थोड़ा सा देखते हैं। ए नेसेसरी पार्टी इज अ पर्सन हु ऑट टू हैव बीन ज्वाइंड एज ए पार्टी एंड इन हुज एब्सेंस नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट। एक नेसेसरी पार्टी वो व्यक्ति होता है जिसको ज्वाइन करना चाहिए और जिसके अगर उसने ज्वाइन नहीं किया, उसकी एब्सेंस में
आप इफेक्टिव डिग्री पास नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखिए, इन हुज एब्सेंस नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि भाई इन हुज एब्सेंस नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास, नीचे दे देगा ऑप्शन में आपको नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान देना है ऐसी जगह पे कि ये कौन होगी आपकी, ये आपकी नेसेसरी पार्टी होगी। पार्टी को प्रॉपर पार्टी क्या है? ए प्रॉपर पार्टी इज ए पार्टी हु दो नॉट अ नेसेसरी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो कि नेसेसरी पार्टी नहीं है, इज अ पर्सन प्रेजेंस वुड इनेबल द कोर्ट कंप्लीटली इफेक्टिवली एंड एडिक्वेटली एडजुडिकेट अपॉन ऑल द मैटर्स इन डिस्प्यूट इन द सूट। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी नेसेसरी पार्टी तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस आपको इफेक्टिवली और एडिक्वेटली एडजुडिकेट करने में कोर्ट की हेल्प करती है। न्यायालय को अपना निर्णय लेने में आसानी हो जाती है और अच्छे से वो निर्णय ले पाता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मेन कार्य को, जो आपका मुख्य कार्य है, मेन जॉब है आपकी, उसको और ज़्यादा अच्छे से स्मूथ बना देता है, जिससे आप इफेक्टिवली उसको कर सकते हैं, वो आपका प्रॉपर पार्टी हो गया। दो ही नीड नॉट बी अ पर्सन इन द फेवर ऑफ और अगेंस्ट हुम द डिक्री इज टू बी मेड। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो, जरूरी नहीं है कि वो हो जिसके हमें फेवर में या उसके अगेंस्ट में कोई डिक्री पास करनी हो। तो ये दोनों डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इन सेक्शन 9 टू सेक्शन 13, ये आपने समझ लिया होगा। और आज हम बात करेंगे मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। रूल नंबर 9 की बात करते हैं, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। देखिए, मिस ज्वाइंडर क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों के लिए लागू होता है, ये किसी ऐसी व्यक्ति को आपने पार्टी बना दिया जो गलती से बन गया, वो पार्टी नहीं होना चाहिए था, या नॉन ज्वाइंडर या जिसको बनना चाहिए था, जिसकी जरूरत थी हमें वहां पे, ठीक है, उसको हमने ज्वाइन किया ही नहीं एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो रूल का एक बार बेरा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंड और नॉन ज्वाइंड। ये कह रहा है कि कोई भी मुकदमा सिर्फ संयोजन हो या कुसंयोजन या आपके असंयोजन को लेकर, यानी मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, भाई आपने गलती से किसी को ज्वाइन करा लिया या आपने किसी को ज्वाइन ही नहीं किया एज ए प्लेंटिफ पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, तो उस सिर्फ इस कारण की वजह से आप उस मुकदमे को खत्म नहीं, खारिज नहीं कर सकते। द कोर्ट में in every suit in general deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it। देखिए, ये क्या कहना चाहता है कि न्यायालय ऐसे हर एक मुकदमे में जिसमें कि विवादग्रस्त है, कंट्रोवर्सी है, ठीक है, निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के जो उनके एक्चुअली, जिनके हितों की हम बात कर, जिनके राइट्स की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए वो निपटारा कर सकेगा। तो इसमें प्राइवेजो दिया हुआ है। प्राइवेजो क्या कहता है यहाँ पे कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंट ऑफ नेसेसरी पार्टी। जो नॉन ज्वाइंडर है, ये किसकी बात होगी? ये मिस ज्वाइंडर की बात होगी। नॉन ज्वाइंडर क्या है आपका? अगर ये जो दिया गया है नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू, मान लीजिए भाई जिसके लिए एक्चुअली नेसेसरी पार्टी उसमें होनी चाहिए थी। नेसेसरी पार्टी कौन होती है? जिसके बिना हम इफेक्टिव डिक्री नहीं दे सकते। तो ये उसके नॉन ज्वाइंडर के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल 9 आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं रूल 10 पर। सूट इन अ रॉन्ग प्लेंटिफ। मान लीजिए किसी गलत वादी के नाम पर ही आप मुकदमा लेकर आ गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ और वेयर इट इज डाउटफुल। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा वाद लाया गया कि जिसमें ये गलत व्यक्ति है, उसको वाद नहीं लाना चाहिए था, या कोर्ट को डाउटफुल लगता है कि इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ राइट प्लेंटिफ, या कोर्ट को लगता है कि भाई जो वादी है उसका नाम सही है कि नहीं है, मतलब उसी व्यक्ति वादी के नाम पर केस आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे केस में क्या करेगा? कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ये कोर्ट किसी भी स्टेज पर, सूट की किसी भी स्टेज पर कोर्ट कर सकता है इफ सेटिस्फाइड, अगर उसको लगता है द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक। मान लीजिए वो कोर्ट को किसी भी स्टेज पे लग गया कि जो मुकदमा दायर किया गया है ये गलत प्लेंटिफ के नाम पे किया गया है और ये एक बोनाफाइड मिस्टेक के तहत किया गया है, और कोर्ट को लगता है कि ये आवश्यक है, दैट इट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल मैटर इन डिस्प्यूट,
यानी जो आपका जो रियल मैटर है डिस्प्यूट का, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? टू ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड और एडेड एज ए प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स जस्ट। ठीक है, कोर्ट को अगर लगता है कि भाई गलत व्यक्ति के नाम पर, गलत वादी के नाम पर मुकदमा आ गया है, ठीक है, और जो मैटर इन डिस्प्यूट है ये थ्रू बोनाफाइड मिस्टेक गलत सूट तो आ गया, लेकिन जो रियल मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसको जस्टिफाई, उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट को अगर लगता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? किसी का भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी हटा सकता है, ऐड कर सकता है एज ए प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ का नाम कहाँ पे है? ये रूल 10 बताता है आपको इसके बारे में। ठीक है, ये इसका सब रूल 1 है। अभी इसके सब रूल 2 को देखिए आप। ठीक है, सब रूल 2 क्या कहता है? कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एट द पार्टीज। वहां हम किसकी बात कर रहे थे? प्लेंटिफ की बात कर रहे थे। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, यहाँ देखिए, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी। देखिए यहाँ पे दो चीज बड़ी ध्यान देने की है कि आइदर अपॉन और विदाउट, या तो कोई पार्टी एप्लीकेशन दे या फिर कोर्ट अपनी मर्जी से। ठीक है, एंड ऑन सच टर्म्स एज मे अपियर टू द कोर्ट टू बी जस्ट। देखिए, कोर्ट का काम है जस्टिस देना। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पार्टी का नाम हटाया जाना चाहिए, किसी का जोड़ा जाना चाहिए फॉर द नेचुरल जस्टिस, ठीक है, तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में क्या करता है? इट कैन ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइन, जिसको गलत तरीके से ज्वाइन किया गया है, वेदर एज ए प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट। आप एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो रूल 10 का सब रूल 1 था, वहां हम सिर्फ प्लेंटिफ की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है वो। ठीक है, यहाँ पे वो दोनों हो सकते हैं। बी स्ट्रक आउट, तो उसको हटाया जा सकता है। एंड दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु ought to have been joined whether as plaintiff or defendant or who in order to enable court effectively and completely to adjudicate upon and settle all the question involved in the suit be added। देखिए very सिंपल, जो आपका रूल 2, कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड द पार्टी। यहाँ क्या है कि कोर्ट को अगर लगता है किसी भी स्टेज पे, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर कोर्ट को लगता है, या तो कोई पार्टी एप्लीकेशन दे दे या कोर्ट को खुद से लगे कि भाई जिस व्यक्ति को या तो किसी गलत तरीके से इम्प्रॉपरली आपने ज्वाइन करा दिया, इट मे बी ए प्लेंटिफ, इट मे बी ए डिफेंडेंट, ये वादी भी हो सकता है, प्रतिवादी भी हो सकता है, या फिर वो जिसको ज्वाइन होना था उसको ज्वाइन किया ही नहीं गया है, जिसको ज्वाइन होना चाहिए था, जिसके बिना वो नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया वहां पे। यहाँ देखिए, हम जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी की बात कर रहे थे, यहाँ वो बात आती है कि जैसे आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर को ही नहीं लेके आए, आप पेशेंट आते रहेंगे, बाकी स्टाफ रहेगा, तो क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हाँ, प्रॉपर नेसेसरी पार्टी हमारा डॉक्टर है। ऐसे ही अगर नेसेसरी पार्टी ही नहीं है तो फिर जस्टिस हो नहीं पाएगा। तो वो सेम क्लोज यहाँ पे लगता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर उसको लगता है, यार वो नाम काट भी सकता है किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का जिसको गलत तरीके से पार्टी बनाया गया है, या जिसको पार्टी नहीं बनाया गया और बनना चाहिए उसको ऐड भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सब रूल 3 को। ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी एडेड एज ए प्लेंटिफ सुइंग विदाउट एन नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, और एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेंटिफ है, वादी है, जो किसी डिसेबिलिटी के साथ है, अब उसके नेक्स्ट फ्रेंड को, वादी मित्र जिसको बोला जाता है, ठीक है, ऐसे में उसको तब तक ऐड नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी सहमति ना हो, उसकी कंसेंट ना हो। कोई भी व्यक्ति प्लेंटिफ के तौर पे जब तक ऐड नहीं, मान लीजिए किसी विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड कोई अगर वहां पे आ गया है बिना किसी वादी मित्र के लेकर, और वो किसी डिसेबिलिटी में है, आपका प्लेंटिफ जो है वो डिसेबिलिटी में है किसी में, अब वो कहेगा जी मेरा केस तो ये रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें उस जो रिप्रेजेंट करेगा उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं कर सकते आप। अब चलते हैं सब रूल 4 पर। वेयर ए डिफेंडेंट इज एडेड, जहां एक डिफेंडेंट को अगर आपने ऐड किया है तो प्लेंट सेल अनलेस दी कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी अमेंडेड। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है कि देखिए, प्लेंटिफ को ऐड करो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने डिफेंडेंट को ऐड किया है तो वहां पे जो है प्लेंट मस्ट बी अमेंडेड। लेकिन
कब नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जरूरी हो, नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर कोर्ट को लगता है और कोर्ट डायरेक्ट बोलता है कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, तब नहीं होगा। जैसा कोर्ट को उचित लगेगा वैसा कोर्ट करेगा। एंड अमेंडेड कॉपीज ऑफ द समन्स ऑफ द प्लेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द न्यू डिफेंडेंट एंड इफ द कोर्ट थिंक्स फिट द ऑन द ओरिजिनल डिफेंडेंट। देखिए, जो आप नया डिफेंडेंट लेकर आए, आपने प्लेंट को अमेंड किया, तो उसको कैसे रिटर्न स्टेटमेंट कैसे फाइल करेगा? उसको जो अमेंडेड प्लेंट की कॉपी है उसका सम्मन जाएगा उसके पास, ठीक है, सम्मन जाएंगे उसके पास कि आप भाई ये प्लेंट है, अभी ये डिफेंडेंट आप हो, ये केस अभी आपके ऊपर हो गया है। तो जैसा कोर्ट को ठीक लगेगा वो उसके पास जाएंगे, और अगर कोर्ट को लगता है तो ओरिजिनल डिफेंडेंट को भी जाएंगे। अभी करते हैं सब रूल 5 की बात। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। देखिए, इंडियन लिमिटेशन एक्ट की यहाँ बात करा, जो सेक्शन 22 है आपका, किसका सेक्शन 22 है? ये सीपीसी का नहीं, ये सेक्शन 22 किसका है? इंडियन लिमिटेशन एक्ट का। वो क्या कहता है कि द प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज ए डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बिगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ समन। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो कि भाई कि आपके ऊपर तो केस पहले से चल रहा है तो आपका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसके अगर नया व्यक्ति कोई ऐड किया जाता है, कोई भी नया व्यक्ति को आप जोड़ते हैं या कि उसमें आप एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ठीक है, तो जब तक उसको सम्मन नहीं, एज ए डिफेंडेंट अगर उसमें हमने मान लीजिए किसी को एज ए डिफेंडेंट आपने जोड़ा, अब उसको जब तक सम्मन नहीं मिलेगा तो भाई उसको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ लिमिटेशन पीरियड का उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी। तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 22 आपको ये बोलता है कि जब तक वो व्यक्ति जो नया ऐड किया गया है उसका लिमिटेशन पीरियड तभी से काउंट होगा जब उसको सम्मन मिल चुके होंगे। तो यहां तक हमने सेक्शन 10 को देखा। अब सेक्शन 10 सॉरी हमने अभी तक हमने रूल 10 को देखा। अभी रूल 10 ने देखिए कि आप पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। द कोर्ट में इन क्या कह रहा है कि द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट एज एनी इंटरेस्ट विच इज लाइकली टू बी affected by its decision on any matter in issue in any suit or the proceeding. If the party having the interest which is likely to be affected is not represented by any pleader, ये क्या कह रहा है कि किसी प्लीडर ने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी वाद या कार्रवाई में, ठीक है, न्यायालय के विनिश्चय का किसी हित पर प्रभाव पड़ना संभव है। मान लीजिए किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति के राइट्स को वो अफेक्ट करता है, उसका इंटरेस्ट है उस केस में और उसको वो अफेक्ट करता है, और किसी प्लीडर के द्वारा उसने, कोई भी प्लीडर ने उसका बेचारे को उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है उसका किसी भी उसके द्वारा, तो न्यायालय उस प्लीडर, किसी भी प्लीडर से रिक्वेस्ट कर सकता है टू एड्रेस हिज केस, उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो उसके हित के बारे में संबोधित करे। ये यही कह रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, अगर किसी पार्टी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं और उसको किसी भी वकील ने या किसी भी प्लीडर ने रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कोर्ट किसी प्लीडर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इसके हितों को आप रिप्रेजेंट करें। किससे रिक्वेस्ट करेगा? ये प्लीडर से करेगा, ठीक है। और प्लीडर कहां दिया गया है? प्लीडर को, जो प्लीडर की डेफिनेशन है, देखिए साथ साथ हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीजें भी याद कर लेनी चाहिए। ये हमारा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 15 में दिया गया है, ठीक है, इसी में दिया गया ना, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 15 में दिया गया है प्लीडर की डेफिनेशन। तो प्लीडर कौन कौन होते हैं एज पर दिस, आप लोगों ने तो पढ़ा ही था, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वाला वीडियो भी देखिए, ये साथ साथ रिवाइज करते रहिए। प्लीडर कौन हो सकता है? एक एडवोकेट हो सकता है, वकील हो सकता है, और अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि इनमें से कोई प्लीडर है कि नहीं है। चलिए हम वापस अपने ऑर्डर 1 पे आ जाते हैं। तो रूल 10 ये क्या है, किसी भी प्लीडर से कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसके व्यक्ति के जिसके हितों की इस डिक्री की वजह से कुछ
अफेक्टेड होंगे इसके राइट्स, तो उसको आप रिप्रेजेंट करें। अभी चलते हैं रूल 11 पर। रूल 11 क्या बात करता है? कंडक्ट ऑफ द सूट। द कोर्ट मे गिव द कंडक्ट ऑफ सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर। न्यायालय जो है किसी भी ऐसे मुकदमे का संचालन ऐसे व्यक्ति को सौंप सकता है जिसको वो ठीक समझता है। ठीक है, जिस जैसा कोर्ट को ठीक लगेगा उसको वो मुकदमे का संचालन सौंप सकता है। तो कंडक्ट ऑफ सूट की बात कहाँ आती है? रूल 11 में आती है। अभी हम रूल 12 की बात करते हैं कि अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स फॉर द अदर्स। ठीक है, यानी किसी कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक या अन्यों के लिए रिप्रेजेंट करना, अपीयर होना। ठीक है, तो ऐसे केस में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव्स देन वन। क्या कह रहा है कि वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव्स देन वन, एक से ज्यादा आपके प्लेंटिव हैं, वादी एक से ज्यादा है। एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज्ड बाई एनी अदर ऑफ देम। तो वहां क्या है कि भाई देखिए, मान लीजिए किसी में 3 प्लेंटिव है, 4 प्लेंटिव है, 5 प्लेंटिव है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि वह सब कोर्ट में आए तो नहीं आ सकते, या सब, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे किसी एक बंदे को ऑथराइज कर सकते हैं, 2 को ऑथराइज कर सकते हैं, कि एक से ज्यादा को ऑथराइज कर देंगे कि आप हमारी जगह चले जाओ। प्लीड और एक्ट फॉर सच अदर इन एनी प्रोसीडिंग, भाई हमारी प्रोसीडिंग में आप एक्ट को हमने ऑथराइज कर दिया आपको। एंड इन लाइक मैनर वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, अगर इसी तरह से डिफेंडेंट भी एक से ज्यादा है तो उसमें भी सेम केस है। एनी वन और मोर ऑफ देम में बी ऑथराइज बाई, मान लीजिए वही अगर डिफेंडेंट 3 4 5 जितने भी हैं वो भी अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी दूसरे डिफेंडेंट में से किसी, मान लीजिए 4 डिफेंडेंट हैं, उनमें से उन किसी एक को ऑथराइज कर दिया बाकी लोगों ने मिलकर कि भाई हम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप हमारी तरफ से ट्रायल में जाइए, प्लीड कीजिए और एक्ट कीजिए। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ कह दिया कि ठीक है भाई ए बी सी और डी 4 डिफेंडेंट थे, अब ये बोले कि सी जाएगा, भी हम 3 लोग ए बी और डी नहीं जाएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। वो कब ऑथराइजेशन होगा? द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल इन द कोर्ट। कोर्ट में राइटिंग में आपको देना है कि जी हम लोगों ने ए बी और डी ने मिलकर सी को ऑथराइज कर दिया हमारी जगह पे डिफेंड करने के लिए। ठीक है, व्हाट योर पॉइंट? तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी हम सेक्शन 13 देखते हैं। अभी हम रूल 13 देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। अभी देखिए, नॉन ज्वाइंडर भाई कुसंयोजन और असंयोजन पर किसी पार्टी को ऐतराज है कि भाई गलत है, ये जिसको जो पार्टी बनाई गई है इधर में भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये गलत ज्वाइन हुआ है, इसका कोर्ट में कोई वो नहीं है, या फिर इसको जोड़ा ही नहीं गया है कि जी मुझको तो डिफेंडेंट बोला है कि जिसने मुझ पर केस किया ये तो बंदा है ही नहीं, हो इसके साथ तो मेरा कुछ है ही नहीं, वो तो डी के साथ है, एक गलत ज्वाइन हुआ है, एक की जरूरत ही नहीं है इस कोर्ट में, बी को ज्वाइन होना था, बी ज्वाइन ही नहीं हुआ है, या ए और बी दोनों थे, ए ज्वाइन हो गया बी नहीं हुआ है, वो नॉन ज्वाइंडर हो गया। जहाँ एक कोई जरूरत ही नहीं, एक गलत आ गया जी तो वहां पे मिस ज्वाइंडर हो गया। लेकिन ऑब्जेक्शन कब होगा? देखिए, हम जुरिस्डिक्शन में बात किए थे कि जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन होता है तो इट मस्ट बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल आपको जितना जल्दी हो सके इसको आपको उठाना है। ठीक है, जितना शीघ्रतम, यथासंभव शीघ्रतम, इसके लिए शुद्ध हिंदी का शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर, उस वो कोई भी ऐसा आप जब ऐतराज जता रहे हैं भाई किसी भी संयोजन या कुसंयोजन या संयोजन पर पार्टीज की, शैल बी टेकन एट द, हम देखिए बात कर रहे थे यहाँ, ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि भी केस के आखिर में जाके आप करोगे जनाब ये तो गलत हो गया, डिग्री एग्जीक्यूट होने वाली, आप बोलोगे जी गलत है, मिस ज्वाइंडर है, नॉन ज्वाइंडर है, भाई अब तक सो रहे थे क्या? तो ऐसा नहीं चलेगा। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, जब तक आपका सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है या तो उस टाइम या उससे पहले आपको बता देना है। अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा? द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम टू हैव बीन वेव्ड। तो कोर्ट क्या है उसको बोलेगा कि नहीं जी अब नहीं लेंगे आपका, अब वेव हो गया आपका, आपका राइट था ऑब्जेक्शन का, पार्टी बोली जी मेरा तो राइट है ऑब्जेक्शन करने का,
भाई राइट था आपका, लेकिन अभी वो टाइम चला गया, आप पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किए? पहले तो आपने ध्यान दिया नहीं, अभी आप आके कह रहे हो कि भाई मेरा राइट था, तो आपका राइट वेव हो गया। बोलो जी कैसे हो गया? बोला रूल 13 में लिखा है, आप पढ़ लो। भाई आदेश 1 नियम 13 में क्या लिखा है, ये दे रखा है। अगर आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे नहीं लिया ऑब्जेक्शन तो वो हो गया। इन केस अगर वहीं पे बहुत नेचुरल जस्टिस की बात आती है और कोर्ट थिंग्स फिट सो, अगर कोर्ट को लगता है तो अलग चीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ हमारा आज ऑर्डर 1 जो है, रूल 1 से रूल 13 तक खत्म हो गया है। आप तीनों वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से सीरीज में देखिएगा, इससे आपको ऑर्डर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर 1 से लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही दें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑर्डर 2 के साथ।